Hello, dear legal aspirants. Welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear legal aspirants, the way of learning हम क्यों कहते हैं? बिकॉज हम अपने एक ऐसा मेथड कोशिश करते हैं जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लीगल एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एडवोकेट हैं, आप लिटिगेशन में हैं, हर किसी लॉ के फील्ड के बंदे के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करूं तो क्लैट और जुडिशरी के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैक्सिमम देखिए जो डिस्कस हम करने वाले हैं आज एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जो आपको अधिवक्ता है तो भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हरियाणा का अगर एग्ज़ाम होना है तो HJS का जो मेंस है उसके 2 पेपर्स में ही आएगा, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। जितने भी स्टेट हैं, मैक्सिमम हर स्टेट के सिलेबस का पार्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बिल्कुल बेसिक रूट से समझना शुरू करेंगे। आज ये लेक्चर 1 है हमारा। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इसके लिए हम अराउंड 40 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे, नियर अबाउट 40 लेक्चर हो जाएंगे, क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें, स्पेशली जो नई सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी। डियर लीगल एस्पिरेंट, इंडियन एविडेंस एक्ट, आप CRPC पढ़ लें, आप CPC पढ़ लें, आप IPC पढ़ लें, ये तीनों के तीनों मेजर लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट के बिना अधूरे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की इम्पोर्टेंस को आज हम समझना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्लो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर पहले के 5-6 लेक्चर आपने मिस कर दिए तो मैं बता रहा हूँ आप बेसिक्स नहीं बना पाएंगे। पहले बेसिक्स फंडे को क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है वीडियो लेंथी हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, वो आप बता देना बीच में। जैसा भी आपके कमेंट्स रहेंगे उस हिसाब से हम इसमें चीज़ों के एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872, 1872 का ये कानून है। अब सबसे पहले देखिए, आप किसी भी एक्ट के अंदर जाने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जो बार बार आपके सामने आएगी, इससे आपको डायरेक्ट समझने में ईजी होती है। क्लास के लिए सिर्फ 2 मंत्र हैं आपके पास, CRPC, CPC, IPC, तीनों बेयर एक्ट रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। एक हाइलाइटर, अगर कोशिश करें अगर 2 या 3 कलर के हाइलाइटर ले लें तो और बड़ी अच्छी चीज़ है। नोटपैड, ठीक है, आप जो नोट्स रफ में बनाएंगे उन्हीं नोट्स को आपको फिर आपकी जो नोटबुक है जिसमें आप एक्चुअल में नोट्स बनाते हैं, क्योंकि नोट्स भी हम साथ साथ बनाते चलेंगे, उसमें भी बनाते हुए चलना है, ठीक है। ये प्री रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्लास की, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। इंडियन एविडेंस एक्ट में एक वर्ड बार बार आ रहा है, एविडेंस। आखिर ये एविडेंस है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एविडेंस? एविडेंस को आप कहोगे जी सबूत, ठीक है ना, प्रूफ। एविडेंस देखिए एक्चुअली इट डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लॉ जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। किस लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है? ये एविडेंट, ठीक है। इसको और एविडेर भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को टू शो क्लियरली, टू शो क्लियरली, ठीक है, या टू प्रूव, किसी चीज़ को साबित करना, ये इसका मीनिंग होता है। अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन तो आपने समझ ली कि एविडेंस क्या है, टू शो टू क्लियर। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस, देन व्हाट यू विल बी योर आंसर? द एविडेंस इज
that governs the court, that helps the court to reach a conclusion or to give the judgment. जहां कोर्ट्स की हेल्प करता, कोर्ट्स को गवर्न करता है ये, और जजेस को कंक्लूजन में पहुंचने पे हेल्प करता है, उसे एविडेंस कहा जाता है। अब एविडेंस होता कितनी तरह का है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ एविडेंस। आज सिर्फ एविडेंस की बेसिक्स बातें हम करेंगे। सबसे पहला जो एविडेंस की टाइप आती है आपकी, वो आती है ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस मीन्स द टेस्टिमोनियल एविडेंस, ओरल स्टेटमेंट गिवन बाय किसके? जब ओरल की बात आ गई तो कोई बोल के बताए, और बोले कौन बताएगा, यानी कि विटनेस। ठीक है। दूसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट आती है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या इसी में इंक्लूड है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ई रिकॉर्ड। क्योंकि अभी हम किस में जी रहे हैं भाई? मॉडर्न एज आ गया, डिजिटल युग आ गया है। अभी आप और मैं क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, आप मेरी क्लास देख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज मच मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जो कि मतलब आप जो कागजात प्रूफ दिए जाते हैं, को डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कोर्ट में। थर्ड बात करता है किस चीज़ की? रियल एविडेंस की। अब ये रियल एविडेंस क्या होता है? रियल एविडेंस, देखिए जब पुलिस कभी भी जाती है, अब आपने बहुत बार आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है तो पुलिस वाले, भाई एक चाकू बरामद किया गया, तलवार बरामद की गई, हथियार कोई बरामद किया गया, ठीक है, खून के कपड़े, क्रिमिनल केसेस में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सब कौन से एविडेंस है? क्या ये डॉक्यूमेंट है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, या फिर ये ओरल एविडेंस? इसको कहा जाता है रियल एविडेंस। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज रियल एविडेंस। इसका एक और नाम भी है जिसको ऑब्जेक्ट एविडेंस भी कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एविडेंस। फोर्थ वन क्या होता है आपका? साइंटिफिक एविडेंस। जो ओपिनियन एक्सपर्ट हम पढ़ते हैं, किसी साइंटिफिक बेसिस पे जो दिए जाते हैं, ऐसे एविडेंस को क्या कहते हैं? साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं। और साइंटिफिक एविडेंस जनरली कॉर्पोरेटिव एविडेंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ कैसे होते हैं? फिफ्थ आपके होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ठीक है। सिक्स्थ आपका होता है हियरसे एविडेंस। अब आप कहेंगे हियरसे एविडेंस का हमारे एविडेंस में क्या रोल है? सुनी सुनाई बात में भरोसा ही नहीं करते हैं। इसका भी रोल आएगा। हम सेक्शन 32, सेक्शन 6, इसकी एक्सेप्शन की बात, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स, ठीक है। जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस, डॉक्टर मलखानी केस, इंपॉर्टेंट केस लॉज की भी हम बात यहाँ करेंगे। तो इतने टाइप की एविडेंस की चीज़ें हो सकती हैं। अब एविडेंस के लिए कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ एविडेंस। इनको आप समझिए। पूरा का पूरा एविडेंस इन 3 रूल्स पे काम करता है, ठीक है। 3 रूल हैं, इन्हीं पे ये काम करेगा। सबसे पहला जो एविडेंस का रूल है वो क्या है कि बेस्ट एविडेंस। बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहते हैं इसे? बेस्ट एविडेंस रूल। ऑलवेज बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल द केसेस। सेकेंड वन इज दैट, आपका सेकंड क्या है यहाँ पे? एविडेंस मस्ट बी रिलीवेंट। एविडेंस मस्ट बी रिलीवेंट, रिलीवेंट टू फैक्ट इन इशू।
भाई जो फैक्ट इन इशू है उससे रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि झगड़े की बात चल रही है, आप शादी की, बच्चे की, कहीं और दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, नो यूज। एंड थर्ड वन इज दैट नो हियर से एविडेंस। नो हियर से एविडेंस यानी गोल्डन प्रिंसिपल कहता है कि हियर से एविडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस, ये सारे के सारे वो पढ़ेंगे, वो हम सब डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप चीज़ों को बेसिकली एक बार समझ लीजिए। इन 3 प्रिंसिपल्स के चारों तरफ आपका एविडेंस चलता है। एविडेंस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एविडेंस जो आया है, आपका एविडेंस लॉ जो है ये काफ़ी हद तक इंग्लिश कॉमन लॉ से भी प्रभावित है। इंग्लिश कॉमन लॉ, लेकिन क्या ये पूरा इंग्लिश कॉमन लॉ पे? नहीं। इंडिया में जो लॉ एग्जिस्टिंग थे उन्हीं लॉ को कंसोलिडेट करके इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है कि मान लीजिए कोई चीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट लॉ में नहीं डिफाइन की गई है तो इंग्लिश कॉमन लॉ को वहाँ पे रेफर किया जा सकता है, ठीक है। बट दैट इंग्लिश कॉमन लॉ इज नॉट बाउंड ऑन द इंडियन कोर्ट्स, बाउंड नहीं है इंडियन कोर्ट्स पे, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि एविडेंस, लेकिन एविडेंस चाहिए क्यों हमें? वाई एविडेंस वी नीड? देखिए, आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है 2 तरह की हमारे पास प्रोसीडिंग होती है। एक होती है सिविल प्रोसीडिंग, सिविल केसेस, ठीक है। एक आपकी होती है क्रिमिनल। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सिविल में क्या होता है, जब किसी के इंडिविजुअल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है तो वो कोर्ट से रिलीफ मांगता है और उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ एक प्लेंट लेकर कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है, सीपीसी से गवर्न होता है ये, और ये आपका आईपीसी एंड सीआरपीसी से गवर्न होता है। आईपीसी आपका सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी उसका प्रोसीजर बताता है, जबकि सीपीसी में सब्सटेंटिव पार्ट भी है और आपका प्रोसीजर भी है। अब ये प्लेंट जब कोर्ट में चला जाता है तो ये प्लेंट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगा। कोर्ट यहाँ पे फिर क्या करेगा? दूसरी पार्टी को सम्मन दे के बुलाएगा, जिसे हम कहेंगे डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट यहाँ पे क्या करेगा? वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट हो गए, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट में आरोप लगाया गया, रिटन स्टेटमेंट में उसके जवाब दिए गए। कोर्ट फिर क्या करेगा? पार्टीज का एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद, जैसे ऑर्डर 10 में सीपीसी में, उसके बाद डिस्कवरीज देगा, पार्टीज के एडमिशंस देखेगा, डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा, और ऑर्डर 14 में क्या करेगा? इश्यूज फ्रेम कर देगा। अब इशू फ्रेम करने के बाद कोर्ट क्या करेगा? प्लेंटिफ को कहेगा कि अब भाई तुम अपने विटनेस को बुलाओ, तुम अपना एविडेंस दो। प्लेंटिफ अपना एविडेंस देगा, उसके बाद डिफेंडेंट अपना एविडेंस देगा, ठीक है। और फिर दोनों के एविडेंस सुनने के बाद कोर्ट वहाँ पे जजमेंट दे देगा, डिक्री दे देगा, ठीक है। यानी कि प्लेंटिफ के एविडेंस और डिफेंडेंट के एविडेंस ये डिसाइड करेंगे कि जजमेंट किसके फेवर में आएगा। अगर हमारा एविडेंस सही नहीं है, हमारा एविडेंस वीक है, तो यहाँ पे जजमेंट जो है वो गलत आदमी के फेवर में जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ आपको एविडेंस समझ में आ गया सिविल केस में। और ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग ट्रायल ही ये काम आता है, ट्रायल में ही नहीं, ट्रायल से पहले एग्जामिनेशन में भी ये काम आता है। आप प्लेंट के साथ जो लगा रहे हो रिटन स्टेट में, वहाँ भी ये काम आता है। लेकिन जो इसका प्रोसीजरल पार्ट है कि किस तरह से किसके एविडेंस पहले लिए जाएंगे, भाई पहले कौन देगा, अब इस ये अपने विटनेस को बुलाएगा तो उसका क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा, एग्जामिनेशन इन चीफ। देन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई नई बात आ गई तो फिर से री एग्जामिनेशन होगा। ये सारे के सारे प्रावधान जो है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए। अब क्रिमिनल में स्टेट पार्टी होता है, स्टेट होता है और विक्टिम होता है, ठीक है। तो विक्टिम की तरफ से स्टेट केस लड़ता है क्योंकि इट इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। और यहाँ पे जब एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने लाया जाता है तो यहाँ पे चार्ज फ्रेम होते हैं, वहाँ इशू फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेम होते हैं। चैप्टर 17 में 211 टू 224 सीआरपीसी, ठीक है, चार्जेस के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको देखना चाहो चार्जेस का तो आप प्लेलिस्ट है सीआरपीसी की चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हो।
चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर प्लेंटिफ को ये मौका दिया, सॉरी प्लेंटिफ नहीं, प्रोसिक्यूशन बोला जाता है यहाँ, प्रोसिक्यूशन को ये मौका दिया जाता है कि तुम अपने विटनेस लेकर आओ, अपना एविडेंस दो। वो अपना विटनेस इज आल्सो एन एविडेंस, ओरल एविडेंस है विटनेस। फिर आपका जो है डिफेंस काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल अपना एविडेंस देगा और दोनों एविडेंस को सुनने के बाद वो एक्विटल या फिर कन्विक्शन, या तो एक्विटल दे देगा या कन्विक्शन दे देगा। एक बार चार्ज फ्रेम हो गई तो डिस्चार्ज नहीं होता है, ये याद रखना। जो आपका डाउट था कल मयंक, ये देखो इसमें सीधी सी चीज़ है कि जब एक बार आपने कहीं पर भी चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसको एक्विटल देना पड़ेगा। ये हम सीआरपीसी में बात करेंगे जब डिटेल में आएंगे इसके बारे में। यहाँ भी देखिए आप एविडेंस की इंपॉर्टेंस, सिविल और क्रिमिनल दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने एक्ट के ऊपर। पे इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम जानते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका समझना जरूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का आया कैसे। 1872 में आया, ऑब्वियसली तो ब्रिटिश इंडिया था यहाँ पे, और इट इज़ अ रियली मिरेकल कि आज तक इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं। यानी कि इसकी जो ड्राफ्टिंग की गई है ना, वो देखो कितनी फोरकास्टिंग से, कितना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से की गई थी कि इसमें ज़्यादा चीज़ों की आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भी वो चीज़ें यहाँ पे कायम है। इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए, इस एक्ट के आने से पहले क्या था। ब्रिटिश इंडिया तो यहाँ 1947 से पहले ही ब्रिटिश इंडिया था हमारा। बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ एविडेंस एक्ट, द सेट ऑफ रूल ऑफ एविडेंस इनेक्टेड बाय डिफरेंट लेजिस्लेचर्स, वो फॉलो होते थे। सेट ऑफ रूल्स ऑफ एविडेंस सेटल्ड बाय द जुडिशियल डिसीजंस, अलग अलग कोर्ट्स थी, ठीक है, ये सारी कोर्ट्स अपने अपने डिसीजन देती थी और उन्हीं के बेस पे फैसले होते थे। उसके बाद देखिए पर्सनल लॉ है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना इंडियन एविडेंस एक्ट की, आप बहुत अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो पर्सनल लॉ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में दिखाई देगा। जो भी एविडेंस के लॉ हिंदू लॉ में या मुस्लिम लॉ में उस वक्त थे, तो जो ये बेसिक जितने प्रिंसिपल्स थे ना, इन सब को मिला के इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया। कस्टमरी लॉज में जो था उसको मिला के, बाकी आपका जितना इंग्लिश कॉमन लॉ, पर्सनल लॉ और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह थी, क्योंकि जितने राजे महाराजे थे वो अपना लॉ चला रहे थे, सब अपना लॉ चला रहे थे, तो इसको मुश्किल था संभाल पाना। तो 1868 में फिर बात चली और सर हेनरी समर मैने को ये काम दिया गया, लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, कि भाई आप एक काम करो, इंडिया के लिए ना एविडेंस एक्ट बनाओ। लेकिन इनका जो ड्राफ्ट बना वो अराउंड 39 क्लॉजेज के साथ था। इन्होंने जो बनाया था वो 39 क्लॉज वाला एक एक्ट ड्राफ्ट बना के दिया, लेकिन इनके ड्राफ्ट को यहाँ पे अप्रूव नहीं किया गया। फिर ये काम दिया गया 1871 में सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन को, एंड ही इज द पर्सन हु इज राइटर, ड्राफ्टर, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। इन्होंने इस लॉ को लिखा था, जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, ठीक है। और इस लॉ को 15 मार्च 1872 को क्या कर दिया गया, एसेंट मिल गया गवर्नर जनरल काउंसिल का। 1872 में दो तरह की डेट यहाँ पे होती हैं, एक होती है इनेक्टमेंट डेट, इनेक्टमेंट जिस दिन वो इनेक्ट हुआ, बना कानून, और दूसरी डेट होती है इनफोर्स की, जिस दिन वो फोर्स में आया। 1 सितंबर 1872 को ये इनफोर्स होगा। तो इन्फोर्समेंट डेट याद रखिएगा, इनेक्टमेंट डेट याद रखिएगा। एक्ट नंबर 1 था और 1872 में ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आया था, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लॉ। देखिए नेचर ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं, दो तरह का नेचर होता है, एक आपका प्रोसीजरल लॉ होता है और एक आपका सब्सटेंटिव लॉ होता है। देखिए सब्सटेंटिव लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ आपको बताता है योर राइट्स लायबिलिटीज, किसी काम को कैसा होना चाहिए ये बता रहा है। अब उसे किया कैसे जाए ये प्रोसीजरल लॉ बताएगा। तो जो नेचर है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का वो प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन क्या पूरा का पूरा प्रोसीजरल है, नहीं, इसमें कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी हैं। जैसे कि आपका एक पूरा चैप्टर यहाँ पे आता है
जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टॉटल के नाम से जानते हैं, फ्रॉम दिस सेक्शन 115 टू 117 चैप्टर 8, इसको छोड़ के पूरा का पूरा लॉ प्रोसीजरल है। दूसरी चीज़ क्या है कि इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ये वर्ड नोट कर ले अपने, ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है भाई, क्या हो गया? क्योंकि देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में पूरा नहीं है, इसके बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो दूसरे प्रोविजंस पर डिपेंड करते हैं। देखिए लिमिटेशन एक्ट जो है इकलौता ऐसा एक्ट है जो अपने आप में एग्जॉस्टिव है। नोट कर लीजिए ये बात, आपको किसी बुक में जल्दी से मिलेगी नहीं। लिमिटेशन एक्ट जो है वो अपने आप में कंप्लीट लॉ है, एग्जॉस्टिव लॉ है। ऐसे लॉ जिसके प्रोविजंस मैंडेटरी और कंप्लीट नेचर के होते हैं वो आपके एग्जॉस्टिव लॉ कहलाते हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, किस में कही है लिख लीजिएगा, राजमाता सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1984 का ये केस है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो है एग्जॉस्टिव लॉ की डेफिनेशन दी है और उसी में कहा गया है कि लिमिटेशन लॉ जो है एक्ट जो है आपका वो एग्जॉस्टिव लॉ। इस टाइप की जो चीज़ें आपको बताई जाती है ना, तो प्लीज़ नोट डाउन देम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बहुत काम की होती हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, ये तो हो गया नेचर। अब इंडियन एविडेंस एक्ट को लेक्स फोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द फॉरम। दो तरह की चीज़ें होती है, एक लेक्स लॉ की भी होता है, लॉ ऑफ द लैंड। आईपीसी आपका लेक्स लॉ की। लेक्स फोरी मीन्स लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट। लेक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे लॉ, और फोरी का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है। एविडेंस एक्ट इज अ लॉ विच गवर्न्स द कोर्ट, यानी कोर्ट्स को रन करता है ये, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज एन लेक्स फोरी लॉ। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के एक स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्केलेटन को समझते हैं। स्केलेटन को समझना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम सिर्फ अपना बेस रेडी कर रहे हैं, कल की क्लास से हम इसको समझना शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोड को डिवाइड किया गया है 11 चैप्टर्स में और 167 सेक्शंस में, और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन जो 167 है ये इसके इफेक्टिव सेक्शन नहीं है। इसमें जो इफेक्टिव सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव सेक्शन इसके अंदर 166 है। क्यों भाई? क्योंकि सेक्शन 2 को जो है रिपील कर दिया गया था 1938 में, ठीक है। जो रिपीलिंग एक्ट था 1938 का, उसमें इसको रिपील कर दिया गया था। तो अब इसमें 166 सेक्शन बचे हैं। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं एक बार। 11 चैप्टर्स, 167 सेक्शंस, 3 पार्ट में डिवाइड है। यहां तक कोई डाउट? चलिए, पहले पार्ट को कहा जाता है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से बना है। दूसरा पार्ट बात करता है ऑन प्रूफ की, यानी कि सिर्फ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मेजर पार्ट इस चैप्टर में आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 6 तक। थर्ड पार्ट है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? भाई आपके जो एविडेंस दे सकता है कोई विटनेस, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें, कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से नहीं पूछ सकते, एविडेंस का पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया गया है, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 तक। अब इनके भी डिवीजन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। आपको अपने माइंड में इंडेक्स बेस्ड याद करना है। जो मैं चार्ट बनाया हूं ये चार्ट आपको भी बनाने हैं, लिख लिख के देखने हैं, ठीक है। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 आपका इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है और चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन बताया गया है सेक्शन 1 से लेकर के आपका सेक्शन 4 तक, और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो आता है वो आता है सेक्शन 5 to 55। सबसे पहले जब आप एविडेंस देंगे तो यू हैव टू प्रूव दैट इट इज रिलीवेंट, हैव टू प्रूव द रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, सेक्शन 5 से लेके 55 तक। देन इन पार्ट 2 ऑन प्रूफ, चैप्टर 3 जो बात करता है ये फैक्ट विच नीड नॉट टू प्रूव।
ऐसे फैक्ट्स जिनको कोर्ट नोटिस कर सकता है 56, 57। 58 आपका टोटली सिविल नेचर का है, जो सिविल नेचर में अडॉप्ट कर लिया उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। जो प्लीडिंग में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में आपने जो एडमिट कर लिया, दैट नीड नॉट टू प्रूव। चैप्टर 4 स्पेशली ओरल एविडेंस की बात करता है। 59 to 60 दो ही सेक्शन है। ओरल एविडेंस शुड बी डायरेक्ट, बस इतना यहाँ पे याद रखिए। चैप्टर 5 जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है 61 से लेके 90A तक। यानी कि प्राइमरी एविडेंस कैसे होंगे, सेकेंडरी कैसे होंगे, कब दिए जाएंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं 74 में, 75 प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। प्रिजम्पशंस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 79 से 90A तक जाएंगी इसमें। फिर चैप्टर 6 आता है जो बात करता है बेस्ट एविडेंस रूल की 91 में या 92 में। 93 से 99 तक, 93 से 99 एम्बिग्यूटी की बात की गई है कि पेटेंट एम्बिग्यूटी है कि लेटेंट है। सेक्शन 100 जो है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट दिखाता है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। देन आ जाइए आपके पार्ट 3 में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ, कब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं, ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये हम 101 से लेकर के 114A तक इसको कवर करते हैं। चैप्टर 8 जिसको हमने कहा था कि क्या है, सब्सटेंटिव है, स्टॉपेल वाला पार्ट 115 से लेकर के 117 तक। फिर चैप्टर 9 हु कैन बी द विटनेस, विटनेसेस के बारे में बात करता है। क्या एक बच्चा विटनेस बन सकता है, 118। ठीक है, 119 डम विटनेस, 120 हस्बैंड वाइफ। तो 118 से लेकर के 134 तक हम विटनेसेस के बारे में बात करते हैं। 134 क्या कहता है, कितने विटनेस चाहिए, 50 विटनेस चाहिए तो काम चलेगा, नहीं। देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ विटनेस, only on the sole testimony of a single witness the judgment can be delivered by the court, because the evidence must be weighed not counted। 134 में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम विटनेस कितने चाहिए, ऐसा कोई नंबर ऑफ विटनेस फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। फिर चैप्टर 10 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन से बात करता है कि जज साहब अब एडमिसिबिलिटी कब लेंगे। चैप्टर 11 जो बात कर रहा है, 10 बात करेगा 135 से लेके 166 तक। और चैप्टर 11 में इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, अगर प्रिजुडाइस इफेक्ट नहीं डाला है केस के ऊपर और कोई वहां पे एडमिशन के टाइम पे सेक्शन 136 में जज एडमिट करता है जो आपके एविडेंसेस है उनको, अगर उसमें कोई प्रोसीजरल एरर है और उससे प्रिजुडाइस इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो विसिएट नहीं करेगा 167। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज आपने इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिक चीज़ों को समझा है। आपने समझा व्हाट इज़ एविडेंस, एविडेंस क्या होता है, ठीक है। फिर आपका बेस्ट एविडेंस रूल क्या है, बेस्ट एविडेंस रूल हम इसे कंपेयर करेंगे बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस के साथ, वो धीरे धीरे आपको चीज़ें आएंगी। देखिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। इसको बोला जाता है लेक्स फोरी लॉ। कैसा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। एग्जॉस्टिव है, नहीं है एग्जॉस्टिव, ठीक है, नॉट एग्जॉस्टिव। टोटल इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, 167 सेक्शन है। चैप्टर्स कितने हैं, 11 चैप्टर हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। और इसका इनेक्टमेंट डेट क्या है, इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डेट आपको याद रखना है। इनेक्टमेंट डेट है 15 मार्च 1872, जिस दिन गवर्नर जनरल काउंसिल ने उसके ऊपर अपने साइन कर दिए। प्रेसिडेंट जिस दिन साइन करता है ना किसी भी बिल के ऊपर, देन इट बिकम्स एक्ट। और जब वो एक्ट बनता है उस तारीख को कहा जाता है इनेक्टमेंट डेट। एंड इन्फोर्स कब हुआ था, ये इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को, ठीक है। अब कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से। सबसे पहले हम कल प्रीएम्बल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। सेक्शन 1, 3 और 4 के ऊपर तो कल शायद जाएंगे अगर टाइम मिला तो। लेकिन ये सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेली शार्प एट द सेम टाइम 7:30 ऑन द सेम चैनल। सी यू टुमारो, प्लीज़ बी रेडी।
और आपका काम जो है होमवर्क यहाँ पे पक्का मिलेगा अगर आप सही में जुड़ना चाहते हैं। देखिए, आप में से अगर कोई एक कैंडिडेट भी सिंसियरली इन वीडियो से अपनी हेल्प मिलती है उसको, तो मेरा पर्पज सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे होमवर्क लोग लिख लीजिए कि कल आपको इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इंडेक्स कैसे है कि चैप्टर 1 में क्या आता है, चैप्टर 2 में क्या आता है, चैप्टर 3 में क्या आता है, चैप्टर 4 में क्या आता है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपको याद होना चाहिए। मैं सेक्शन बोलूँगा तो आपको ये एटलीस्ट, मैं आपको अंदर के सेक्शन भले याद ना हो, मैं नहीं कह रहा हूँ सेक्शन याद करना है, 1 से लेके 4 तक है, 5 से लेके 55 तक रिलेवेंसी की बात करता है, 56 से लेके 58 तक है, नीड नॉट टू प्रूव है, 59 से 60 है। तो इस तरह से आपको चीज़ें बस ये याद करनी। ये छोटा सा आपका होमवर्क रहेगा। मिलते हैं कल शार्प 7:30 एट द सेम टाइम, सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।